बार बार हम बोलेंगे अब ओके ओके तो हम समझ जाएंगे कि ओके मतलब होता है ओमकार। ओमकार जी दो चीज़ों के ज्ञाता हैं, एक तो सिंगिंग के तो हो ही रहे हैं क्योंकि आप शायद एशिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? तो मैंने उसको पब्लिक के बीच में जाके स्टेज से उतर के ऑडियंस के बीच में खड़े होके आपने गाया। हाँ, डांस करते उन लोग के साथ में। मेरे को पैसे चाहिए थे अपने गानों के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। तो मेरे पास पैसे मैं पापा से ले सकता था, बट फिर मैंने सोचा कि पापा ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं बिल्कुल। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? पॉडकास्ट देख के आपको उम्मीद है बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप सबका बहुत सारा प्यार मिल रहा है मुझको और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आज जिस दिन ये पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ उस दिन 1.5 मिलियन के आसपास हमने टोटल व्यू कवर कर लिया है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विद इन 2 मंथ, अभी शायद वो कंप्लीट भी नहीं हुआ जिस दिन ये पॉडकास्ट शूट हो रहा, हो सकता है आए काफ़ी दिन बाद, आप मुझे इतना प्यार करोगे कि 1000 तो सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करवा ही दिए थे, 1500 से भी मुझे ऊपर लेके गए। उसके लिए बहुत सारा प्यार। बट मेरे स्ट्रगल से भी ऊपर एक स्ट्रगल स्टोरी है जिसको मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। रीज़न बिहाइंड ये कि हमने इंडस्ट्री में अक्सर सुना है कि घोस्ट राइटर होते हैं जो म्यूज़िक लिखते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं और अपनी म्यूज़िक किसी को देते हैं। उनके नाम से वो चीज़ें लॉन्च होती है, उनके नाम पे होती हैं और वो प्रोफेशनली काम करते हैं। वो अपने टैलेंट को दिखाते हैं लोगों को और एक ये अच्छी चीज़ है, ये इंडस्ट्री की चीज़ है। और ऐसा ही एक मेरा भाई है, वो म्यूजिशियन है, उसने खुद के लिए भी बहुत सारे गाने बनाए हैं और बहुत सारे लोगों को अपने हिसाब से गाने बना के उसने दिया है और आगे देने की तैयारी कर रहा है। अगर आप उनके बारे में जानो सुनो, वो हमारे छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ ही नहीं, एशिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाई कर रहे हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ यूनिवर्सिटी। तो प्लीज़ वेलकम करिए आज के मेरे गेस्ट ओके सिन्हा जी का। थैंक यू सो मच ओके सिन्हा भाई मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। सबसे पहले तो ये जो ओके सिन्हा है ना, इसको आप डिफाइन कर दीजिए। पहले तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ आपके सारे ऑडियंस को और आपको भी। थैंक यू सो मच भाई। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ओके, तो ओके सिन्हा एक्चुअल में ये नाम ओके का मतलब है ओमकार, जो घर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी मेरे को बोलती है। ओके। और कोई नहीं बोलता। ओके। तो इसलिए ओमकार। ओके। और बाकी सब निकनेम बहुत सारे हैं, वो नहीं बताऊंगा। नहीं बता दो, आपको चिढ़ाने काम आएगा। नहीं। तो वो ओमकार के लिए इसलिए ओके वर्ड मैं यूज़ करता हूँ अपने आईडी पे। बार बार हम बोलेंगे अब ओके ओके तो हम समझ जाएंगे कि ओके मतलब होता है ओमकार। खैर बताओ, मैं आज यार ये स्पिरिचुअली सोच के देखो, हम किसी को ओके बोलते हैं, राइट? और आपने अपना नाम ही म्यूजिक इंडस्ट्री में रख लिया ओके, और ओके का आज आपने इतना स्पिरिचुअल डिफाइन कर दिया। ओके मतलब ओमकार। अब किसी को ओके बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं चाहता हूँ कि हर कोई अब बोले ओके और मन में सोचे ओमकार, है ना? ओके ब्रो, ओके ये, देन आप प्यार से ओमकार भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको क्या बोल के बार बार पॉडकास्ट में लाऊं, ओके या ओमकार? ओमकार। भगवान का नाम लेके हम हर चीज़ शुरुआत करें तो मज़ा ही आ जाए। तो मेरे ओमकार भाई, मैं सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है, आपका म्यूज़िकल जर्नी कैसे शुरू हुआ? बचपन से ही सिंगिंग का शौक था या कुछ और बनना चाहते थे आप? पहले डांस पे ही फोकस करता था। हाँ। और डांस ही करता था मैं बचपन से। बट जब 8th कंप्लीट होने के बाद मैंने स्कूल चेंज किया, तो स्कूल पे कॉम्पिटिशन्स होते थे सिंगिंग के, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। फिर इंटरेस्ट थोड़ा सा आया करने का। फिर धीरे धीरे वहाँ जो मेरे टीचर थे उनके साथ मैंने उनको ज्वाइन कर लिया, उनके बैंड को ज्वाइन कर लिया। फिर मैं नाइट शोज़ में उनके साथ जाने लग गया। फिर जो आपके टीचर थे उनके साथ? उनके साथ वो छत्तीसगढ़ के पहले सीजी आइडल बने, मिस्टर संदीप राव जी। सीजी के फर्स्ट आइडल फर्स्ट सीजन के। तो मैंने जो एक शो हुआ था सीजी आइडल, उसकी बात कर रहे हो आप? ओके, सबसे पहले सीजन के। अभी मैं बार बार ओके बोल रहा हूँ ना, तो माई माइंड वाज लाइक मैं ओमकार बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको ओके बोल रहा हूँ। पर ये बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से एक अच्छी फीलिंग आ रही है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट प्लीज़।
तो मैंने उनके साथ नाइट शोज में जाना चालू कर दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे चल रहा था। 12 के बाद फिर बीकॉम करते करते भी मैंने शोज़ कंटिन्यू ही करता था, उनके साथ ही जाना अच्छा लगता था मेरे को। और फिर उन्होंने एकेडमी खोली, तो उस एकेडमी में मैंने फिर एज अ डांस टीचर मैं वहाँ काम करता था। और फिर काम करने के बाद जो नाइट में जो टाइम बचता था तो सर के साथ स्पेंड करता था, म्यूज़िक की चीज़ें सीखता था, सॉफ्टवेयर समझता था, डॉ, FL स्टूडियो, न्यूरेंडो, ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी सीखने के लिए। तो रात में टाइम स्पेंड करता था और टाइम मिलता था तो वो मेरे को रियाज भी करा देते थे। मतलब मैं आपकी पहले क्वेश्चन के आंसर से ये समझा कि आप डांस टीचर थे। हाँ, मतलब म्यूज़िक के साथ आप डांसिंग भी करते हो या डांसिंग सिखाते हो, साथ में मैंने कहीं सुना है कि आप मॉडलिंग भी किए हो। हाँ। तो भाई कितनी टैलेंट को अपने अंदर समेट के रखे हो, ये पहले हम रिवील कर लेते हैं ताकि पॉडकास्ट में मज़ा आए। क्या बोलते हो? वो जो कभी कुछ चीज़ें देखता हूँ और वो ऐसा लगता है कि यार ये मैं करके देखूँ क्या, और वो एक्चुअल में मतलब पता नहीं ब्लेस्ड हूँ ओके चीज़ों के लिए। और नज़र मत लगे। नहीं भाई, जिसके नाम पे ही भगवान प्रभु का नाम होना, उसको नज़र नहीं लगता। आप चिंता मत करो, सारे ही दुखों के दर्द के विघ्न हरता है वो जिनका नाम पे आपका नाम आपके पेरेंट्स ने रखा है, ओमकार। आप निश्चिंत रहो। बताओ भाई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। मैं एक्टिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। मेरे को ऑफ़र आया, एक खंडहर छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनी थी, धमतरी के ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे, मैं अपने जिस शहर से हूँ। हाँ। तो मेरे को ऑफ़र आया तो मैंने उसमें काम किया, वो अच्छी खासी चली। फिर उसके बाद मॉडलिंग हुआ। हाँ। मतलब मॉडलिंग के शोज़ आए, पेजेंट शो जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। तो मैंने उसमें अपने धमतरी में जीता तो मिस्टर धमतरी का टाइटल मिला। फिर छत्तीसगढ़ लेवल पे आके काम किया तो मेरे को छत्तीसगढ़ एम्बेसडर का टाइटल मिला मेरे को। आपने धमतरी में किसके अंडर शो किया था? क्या नाम था? फैशन एफिनिटी। ओके, ठीक है, डन। उसके बाद फिर उसके बीच में सिंगिंग और डांसिंग ये कंटिन्यू मैंने कभी स्टॉप नहीं की, डेली प्रैक्टिस दोनों की। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ओमकार जी दो चीज़ों के ज्ञाता हैं। एक तो सिंगिंग के तो हो ही रहे हैं, क्योंकि आप शायद एशिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? और आप वहाँ सीख रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो खूबसूरत ये है कि आपको कुछ चीज़ें आती हैं, उसके बाद भी आप सीख रहे हो। आप 3rd ईयर पे हो, राइट? 3rd ईयर कंप्लीट हो गया, फाइनल ईयर पे। इसके बाद मतलब हमारे छत्तीसगढ़ को कुछ बहुत ही अच्छा अभी भी है। हाँ। बट उसको फ्यूचर में एक प्रॉपर स्टूडियो से सीखा हुआ, प्रॉपर इंस्टीट्यूट से सीखा हुआ एक सिंगर मिलने वाला है। पक्का भाई, उम्मीद तो यही है। पहला स्टेज परफॉर्मेंस या रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस याद है? कैसा फील हुआ था आपको? पहला स्टेज परफॉर्मेंस मैंने सर के साथ ही किया था। जो आपने बताया। हाँ। ओके, तो कैसा फील हुआ था आपको? अल्टीमेट फीलिंग था। उस दिन भी ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ सर के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, बट ये भी डर लग रहा था कि यार कुछ गलत हो गया तो सर फिर बाद में बोलेंगे मेरे को। बट उस दिन मैंने छत्तीसगढ़ी गाना ही गाया था। वो एक कर्मा सॉन्ग है, हमार पारा तुम्हार पारा। मैं सुना हूँ सॉन्ग, बहुत फेमस सॉन्ग है वो, बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको पब्लिक के बीच में जाके स्टेज से उतर के ऑडियंस के बीच में खड़े होके आपने गाया। हाँ, डांस करते हो उन लोग के साथ में। और उस दिन यार, एक सिंगर जब डांसर बढ़िया होना तो वो परफॉर्मर अपने आप बढ़िया बन जाता है। ये मैंने देखा है। जैसे लास्ट मेरे पॉडकास्ट में 2 लोग आए जो सिंगर हैं। एक सारू मैम है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा गीत उन्होंने गा रखा है। और एक अभी रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट लिया था आयशा जी का, ठीक है। तो वो भी डांसर हैं, ठीक है, बट वो डांसर भी जैसे आप एज अ प्राइम पे नहीं रखे हो, वो भी नहीं रखी हैं, ठीक है। बट जब मुझे पता चलता है कि वो सिंगर डांसर है ना, और वो जब ऑडियंस के बीच में रहता है ना, एक अलग ही समा बांध देता है। बिल्कुल, ये तो मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ। ठीक है, प्लीज़ आप कंटिन्यू। और रिकॉर्डिंग जब फर्स्ट टाइम किया था उस टाइम मैं 10th क्लास में था। तो मैंने एक गाना लिखा था, मेरा भारत ऐसा करके। उस टाइम वो बचपना बोलूँ या क्या बोलूँ पता नहीं मेरे को, बट ऐसा होता है कि यार मेरे को ऐसी चीज़ें लोगों के बीच में लेके आनी है जो सोशली इम्पैक्टफुल रहे लोगों के बीच में। मतलब वो उसके बारे में सोचे और बात करे। हाँ, तो मैंने वो सॉन्ग लिखा और उस पर मैं अपना रैप पोर्शन रखा था। और उस पर एक सिंगर मेरे बड़े भाई आदित्य सिन्हा करके। ओके, हाँ। तो हम दोनों ने साथ, काफ़ी फेमस हैं वो। हाँ, तो हम दोनों ने साथ में मिलकर काम किया और हम लोग धमतरी से एटलीस्ट 60-70 किलोमीटर दूर एक स्टूडियो था, हमने वो पता किया। कहाँ पे प्लेस है? किस स्टूडियो की बात करें आप? पहले पाटन से पास पड़ता है वो। हाँ, समझ गया। तो प्लीज़ बताइए। हमने वहाँ
रिकॉर्डिंग किया। और कोई प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं था वो, बट मेरा पहला एक्सपीरियंस वहीं था स्टूडियो का। और वहाँ पे जब स्टूडियो तो स्टूडियो होता है, स्टूडियो होता है, बट वो आज भी फील है ना, वो चीज़ याद है ना आपको? बोलते हैं ना भाई फील है वाला गाना याद आ गया मुझे। फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने सिंगिंग को अपना करियर बनाया कि भाई मेरे को करियर इसी में बनाना? मम्मी को छोड़ के किसी का सपोर्ट नहीं था यार। हम सबकी माँ ही सपोर्ट करती है ना। जिस पॉडकास्ट चैनल पे आज आप बैठे हो और या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी माँ का प्यार है। ये घर को तुम स्टूडियो बना दो, ये ब्लू नहीं लगता तो इसको ब्लू कर दो तो हमारी माँ ही हमको फर्स्ट सपोर्ट करती है, फिर बाद में हमें दुनिया प्यार करना शुरू करती है। आपको भी ऐसा लगता है एक्चुअल में? है ना? तो थैंक यू सो मच मम्मा, जो आप इतने होनहार बच्चे को कुछ अलग डायरेक्शन में भेज रहे हो, जो डेफिनेटली पता है एक जिम्मेदारी बन जाती है जब हमारी माँ ट्रस्ट करती है ना। सच तो शुरू पे हम तो ठीक मजाक से चीज़ें शुरू करते हैं, बट जब हमारी माँ हम पे ट्रस्ट करती है, वो एक जिम्मेदारी की तरह हो जाता है कि यार इसको तो अब करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब वो एक जिम्मेदारी मेरे को ओमकार के साथ भी दिख रही है जी। स्ट्रगल के बारे में कुछ बताओगे? कब लगा कि अब ब्रेक मिल गया? वैसा फील खुद के साथ आता है। कैसे? मतलब कि ब्रेक मिल गया जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है ना, तो ऐसा लगता है। अभी भी आपको कोई ध्यान नहीं देता? अब देते हैं। अब जब लाखों में व्यूज़ आते हैं रील्स पे या गानों पे, तो लगता है कि सब ध्यान दे रहे हैं। सब ध्यान दे रहे हैं वो स्टार्टिंग के टाइम लगता था। सारा खेल ना आज के डेट में जब सोशल मीडिया चल रहा है, व्यू का हो गया है। हाँ, पीपल्स नॉट काउंट योर एफर्ट, पीपल डोंट काउंट योर स्ट्रगल, पीपल काउंट ओनली योर व्यूज़। और यहाँ पे रियल जो टैलेंट है कहीं ना कहीं ओमकार अगर व्यू ना तो शायद मुझे लगता है ये रियल टैलेंट मर जाता। बिल्कुल। बट जब माँ का प्यार और जिम्मेदारी हो तो भाई ये नहीं मर सकता, ये तो अभी शुरुआत है। तो मैंने जब 12th पास आउट हुआ तो फिर मेरे को पैसे चाहिए थे अपने गानों के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। तो मेरे पास पैसे मैं पापा से ले सकता था, बट फिर मैंने सोचा कि पापा ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। बिल्कुल। घर की जिम्मेदारी अलग है, भाई है, सबको पापा ही संभाल रहे हैं। तो अब मैंने उस टाइम पे एज अ डांस टीचर काम कर ही रहा था, संगीत कोरियोग्राफीज करता ही था। और बचे खुचे टाइम जो सुबह शाम जो मेरे पास टाइम रहता था, उस पर मैं जिम में एज एन जुम्बा ट्रेनर काम करता था। भाई स्ट्रगल तो आपके जीवन में कूट कूट के भगवान ने भर दिया है। आप जुम्बा टीचर सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करने के लिए किया, ताकि मैं कुछ कमा सकूं। और फिर उसके बाद जब कोविड आया, ये 2020, हाँ ये कोविड से पहले की बात है। कोविड आया तो फिर उसके बाद सब बंद हो गया था, लेकिन जो कैफ़ेज़ थे वो अंडरग्राउंड चलते थे। तो मेरे को एक कैफ़े दिखा, तो मैंने वहाँ पे एज एन मैनेजर अप्लाई कर दिया। तो एज ए मैनेजर मैं वहाँ पे काम करता था, और वहाँ पे सबको छुट्टी थी, सिर्फ मैनेजर बस आता था और एक शेफ़ रहता था। तो अगर वो नहीं है, वेटर्स नहीं हैं, तो मैं एज अ वेटर वहाँ पे सबको सर्व करता था। और अगर कुछ उठाना भी है, उनका जो जूठा है, तो मैं उसको भी उठाने में मेरे को शर्म नहीं आता था, मेरे को बिल्कुल भी। मुझे लग रहा है कि तू मेरी स्टोरी बोल रहा है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी तक आपसे रिलेट उतना नहीं कर पा रहा था, बट जब आपने ये बात बोली ना, तो मैं अपने कॉलेज के टाइम और अपनी स्टोरी आपसे रिलेट कर सकता हूँ। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग ब्रो, कि आपने क्या सहा है और क्या आपके साथ बीती है और कैसे आपने काम किया है। मैं अपने कॉलेज टाइम पे, बहुत कम लोग ये जानते हैं जी, मैं मेस में काम करता था, और आज मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ आज, पर व्हेन वी टॉक अबाउट 2011, तो मैं एक मेस में टिफ़िन छोड़ने वाला लड़का था, मेस में खाना बनाने वाला लड़का था, सुबह 4 बजे भोर में उठ के पेपर बांटने वाला लड़का था, सुबह 4 से 6 वो काम करके आके 6 बजे से मैं चाय और पोहा बेचने वाला हुडगो में, इसी भिलाई शहर में मैं लड़का था, जो सुबह 6 बजे ठेला खोलता था और 9-10 बजे तक पोहा बनाता था। ठीक है, मेरे हाथ का आज भी आलू पोहा लोग पसंद करते हैं। ठीक
ठीक है, तो मैं वो बनाता था, चाय बनाता था, वो बेचता था। बहुत कम लोग ये स्टोरी जानते हैं कि मैंने क्या किया है। व्हेन यू टॉक कि मैंने मैनेजर काम किया, तो भाई आप मेरे से बहुत ऊंचे पोस्ट में थे। आई रिलेट दिस जी। और कोई बात नहीं, वो जो जूठे थाली आपने उठाया भाई, वो प्यार है। जब तक हम ज़मीन से जुड़ेंगे नहीं, शायद हम ज़मीन को पहचान भी नहीं पाएंगे। जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आए हो। अब शायद हम बहुत सारी बातों पे एक दूसरे से रिलेट करेंगे। जी। आपका फेवरेट जॉनर क्या है और क्यों है वो? लाइक पॉप, क्लासिकल, सूफी, रैप एक्स्ट्रा। आप रैप भी करते हो, हाँ, आप क्लासिकल भी सीख रहे हो, हाँ। तो इसको डिफाइन कैसे करें हम? आप बताओ। रैप में एक्चुअल रॉ इमोशंस होते हैं, राइट। अगर वो अच्छे लिरिक्स हैं तो। और अगर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है तो आपके पास वो नोट्स, स्केल, कॉर्ड्स सबकी नॉलेज भरपूर रहेगी। हाँ, तो आप जब उन दोनों को मर्ज करके काम करोगे ना, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट बन के निकलता है। अभी जो आप सीख रहे हो वो क्लासिकल है? क्लासिकल है। आप मतलब इंडियन कल्चर की चीज़ें सीखना चाहते हो? जी। इसलिए आपने प्रॉपर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और वहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो। रैप करना तो आपको आता ही है, क्योंकि आपने मेरे को बता दिया कि आप 10th या 11th क्लास में थे, तब से ही आपने चीज़ें शुरू कर दी थी। यार आप ही बताओ भाई, मेरे को नहीं पूछ रहे हैं क्या क्या कर रहे हो भाई आप। रैप एक्चुअल में मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ लिख रहा हूँ, हाँ, वो हाँ। रॉ फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके। अब उसको जब मैं एक वेव में ट्रांसफॉर्म करता हूँ, मैं समझ रहा ट्रांसफॉर्म हूँ, करता हूँ, म्यूजिक का वेव की बात हाँ, हो रही है यहाँ पे। ओके। तो उस पे जब वो एक लय बन के आता है और जब साउंड करता है, जैसे कि मेरा एक लाइन है जिसको मैंने लिखा है, बताओ। कि वो एक लड़कियों के ऊपर है। आप बिल्कुल बिंदास गा मैं सकते उसको हो, परफॉर्म करता हूँ आपके सामने। कॉपीराइट मत देना मेरे को। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। है। वो ऐसा है कि सच्चाई सच्चाई है, ये वक्त की सच्चाई है, बेटा हुआ घर पे तो हुई वाहवाई है। सच्चाई सच्चाई है, ये वक्त की सच्चाई है, बेटी आई घर पे तो टेंशन जताई। अरे आज का ये बेटा तो घर को जलाता, पुलिस वाला केस नाम बाप का बताता। जानता ज़माना सारा बैठा हुआ सब कुछ, फिर क्यों बताते तुम बेटों को ही सब कुछ। माँ की मांग सबको, बहन को भी सवारते, बहू आती घर पे तो आरती उतारते। नाम बेटी काम लेता क्यों हो नकारते, नाम बेटी काम लेता क्यों हो नकारते। बेटी आती घर पे लक्ष्मी संग आती, हुई थोड़ी बड़ी प्यार बाप को जताती। एक दिन परिवार को ऊंचा बताएगी, वो समझदार बन के यहाँ घर को चलाएगी। 2 दिन के बाद वो दुल्हन बन जाएगी, पराया घर जाके प्यार सबको जताएगी। ससुराल के 2 ताने चुप सुन जाती, मायके में अपने में खुश हूँ बताती। और छोटे उनके कपड़े नहीं, छोटी हमारी सोच है, गलत काम खुद के फिर बेटियां क्यों बोझ है। 9 महीने कोख में तुझे रख लाया, चले बचपन में संग दुनिया दिखाया। कुर्बानी कुर्बानी पूछते हो कुर्बानी, देश हित लड़ गई वो झांसी वाली थी रानी। गुस्बम है यार, ये तुमने खुद लिखा है? जी, 11th क्लास में। 11th क्लास पे इतने टैलेंटेड थे आप? यार लिटरली अगर 2-3 लाइन और बोलते हैं ना तो मेरे भर गए थे यार। और क्योंकि हम सिर्फ बेटी की बात नहीं कर रहे ना, वही बेटियां तो हमारी माँ बनती हैं। जी। बर्थ वही देती हैं, प्यार वही करती हैं। मैं सच्ची बताऊं, अगर कुदरत की सबसे खूबसूरत कोई चीज़ है तो एक पिता के लिए बेटी होती है, एक पति के लिए उसकी पत्नी होती है, और माँ के लिए, बेटे के लिए उसकी माँ होती है। लोग समझते लेट से हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, पर जो घर में दुर्गा ही रहती है उसको। ये आपकी स्टोरी कंप्लीट वर्णन है आज की जो करंट सीनेरियो चल रहा है उसका। और आपने ये आज से 5 साल पहले ही लिख दिया था। हाँ, 11th, आप कॉलेज के 4th ईयर में हो, 12th। मैंने 3 साल बीकॉम करने के बाद इस फील्ड में आया। 4, 3, 7, 8, 9 साल पहले। 9 साल। मैं तो कॉलेज के 4th ईयर बस गिन रहा था। उसके बाद से मतलब आप ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रहे हो? हाँ। आपकी स्पेशलिटी इसी चीज़ पे है क्या ब्रो, जो समाज पे चल रही हैं चीज़ें, उसको उठा के चीज़ों को लिखना? मतलब हाँ। मेरे को लगता है कि फ्यूचर में अगर कोई इस चीज़ को सुनेगा तो आपसे ज़रूर संपर्क करेगा। सामाजिक जो कुरीति चल रही है, इसको कुरीति बोलते हैं। अगर आप गर्ल्स को पसंद नहीं करो ना, ये कुरीति है।
तो मुझे लगता है कि आपसे बेस्ट राइटर नहीं हो सकता जो इतना प्यार से उस चीज़ को वर्णन कर सकता है, अगर आप 9 साल पहले इस चीज़ को लिखती है। मैंने इसको लिखा और जब एक बार परफॉर्म किया उसका, मेरे को अगर मैंने माँ के लिए लिखा, हाँ। तो भगवान ने मुझे उसका गिफ्ट भी ऐसा दिया कि मैंने अगर एक बार परफॉर्म किया इसको स्टेज पे, तो वहाँ पे लोगों ने लाइव सुना, और उसके बाद इस पर्टिकुलर रैप के कारण मेरे को और 20-25 जगह और शो किया हूँ मैं इस पर्टिकुलर रैप के लिए। सिर्फ ये चीज़ की वजह से आपको लोग प्यार नहीं करेंगे भाई, बहुत सारा प्यार करेंगे। एक प्यार वर्ड होता है ना, और एक बेसुमार प्यार होता है। वो जो इस चीज़ को समझते हैं ना, वो आपको समझते हैं, और जो नहीं समझता ना भाई, उसके सामने तो फिर आप बीन ही बजा रहे हो यार। मैं उस समाज के बारे में क्या कहूँ जो बेटियों को नहीं समझ पाते हैं, फिर वो तो उनके बारे में बोलने लायक वर्ड ही नहीं ना अपने पास। बिल्कुल भी नहीं। और मुंह हम अपने गंदे क्यों करें। पर आप अपने स्लोगन से बहुत अच्छी चीज़ें दे रहे हो, समाज को चाहिए भी उनके आईने दिखते रहें। क्या आप खुद भी अपने गाने लिखते हो या कंपोज करते हो? ये बात तो सच है। क्या आप अपने खुद के लिखे हुए गाने भी बेचते हो? हाँ। उसकी क्या स्टोरी है? मैंने शुरू में बताया कि आप एक गोस्ट राइटर भी हो और सीरियसली आपने किया भी होगा, तो उसकी क्या स्टोरी है? कैसा है वो चीज़? क्या करते हैं उसमें? उस पर चीज़ नॉर्मली बिल्कुल नहीं है। मतलब वो ऐसा है कि हम कुछ चीज़ दिल से लिखते हैं। ओके। और उसको हम लोग मतलब ऐसा डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि किसके साथ हमने डील किया या प्रोसेस क्या है। ओके। बस नॉर्मल सा एनोनिमस हो जाते हो आप लोग। हाँ। और वो बंदे का नाम हो जाता है बस, और वो सारे राइट्स उसके पास होते हैं। आपको एक उसका गुड अमाउंट मिलता है, जो कि लाइफ जीने के लिए अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो उतना नहीं होता कि हम बहुत कुछ कर लेंगे उसके पीछे। बस वो हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। जो हम लोग आपको जाने, जो जानते हैं, बोला ना, फिर अगेन वही बात आ जाती है। जो जानते हो जानते हैं भाई। अगर किसी को भी अच्छे कंटेंट लिखवाना हो तो वो आपसे अच्छे प्लीज़, हाँ प्लीज़ भाई परफॉर्मर भी है। लाइव परफॉर्मेंस और स्टूडियो रिकॉर्डिंग, कौन सा सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपका काम है और क्यों? लाइव शोज़ करना, लोगों के बीच में रहना। हाँ। पर रिकॉर्डिंग नहीं करोगे तो गाओगे क्या? ये तो बताओ। रिकॉर्डिंग का सीन ऐसा है कि खुद का स्टूडियो है, सेटअप है। खुद की स्टूडियो आपका? हाँ। मैं भी जहाँ रहता हूँ खैरागढ़ पे, रेंट पे रहता हूँ, तो वहाँ पे मैंने अपने रूम को पूरा स्टूडियो बना रखा है मैंने। मेरे को भले सोने के लिए इतना सा भी जगह मिलेगा भाई, सोने के लिए मैं अब जिस जगह पे पॉडकास्ट दे रहा हूँ, सोता वहीं पे हूँ। नहीं भाई, मैं सोता उसी पे हूँ। मेरा ये जो जगह है ना, मतलब मेरे घर पे 9 कमरे हैं, बट माय फेवरेट प्लेस जहाँ बैठे हो कि हमें सोने के लिए इतना ही चाहिए रहता है। बस हमें काम करने के लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए रहता है, और आपने वही चीज़ किया है मेरे हिसाब से, राइट? आजकल का म्यूज़िक ट्रेंड के बारे में क्या सोचते हो? ऑटो ट्यून का ज़माना चल रहा है भाई, रिमिक्स का ज़माना चल रहा है, पुराने गाने वापस रिमिक्स हो जा रहे हैं, और आप जैसा क्लासिकल सिंगर जो आने वाले फ्यूचर में मिलने वाला है हमको, और मिल भी चुका है, तो वो इस बारे में क्या सोचता है? जैसे बड़े लोग बोलते हैं कि सुर पे रहना चाहिए, और ऑटो ट्यून का इसका गले में तो ऑटो ट्यून सुनाई दे रहा है, ये वो ऐसा लोग बोलते हैं वैसे तो। हाँ। लेकिन एक्चुअल में बात ये है कि अगर आप उस स्केल में नहीं रहोगे, उस कॉर्ड से बाहर गाओगे, तो ऑटो ट्यून कोई काम का नहीं होता। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि जिनके गानों पे ऑटो ट्यून भी किया जाता है वो भी एक अच्छे सिंगर हैं? वो ही एक्चुअल में बहुत अच्छे सिंगर हैं। जो ऑटो ट्यून में गा लिया, हाँ, वो सबसे बेस्ट सिंगर है। क्यों? क्योंकि अगर आप, मतलब मैं टेक्निकल चीज़ बताना चाहता हूँ। हाँ, जब भी हम अपने वोकल्स में या किसी के भी वोकल्स में ऑटो ट्यून लगाते हैं, तो उसमें एक की स्केल सेट होता है। जैसे कि कोई एफ शार्प में गाना गा रहा है, हाँ, तो अगर वो गाना ई में गा दिया या एफ में गा दिया, तो इतना गंदा साउंड करेगा कि आपको लगेगा भाई उल्टी कर रहा है क्या। मतलब जिस चीज़ों की लोग आज के डेट में गालियाँ देते हैं, उनको समझ ही नहीं है कि वो चीज़ चल क्या रहा है। एक्चुअल मेरे को यार मैं तो इस लाइन से हूँ, इसलिए मैंने कभी इसको गलत वे से नहीं समझा। मैं चाहता था कि अगर कोई सिंगर आया है तो मैं उस पर थोड़ी सी प्रकाश डाल दूँ तो आज ये शायद जनता इस बात को समझ पाएगी कि यार उसका भी एक स्केल और एक पैरामीटर, राइट? हाँ, अगर उस पर काम करना है तो आपको वेल ट्रेन होना पड़ेगा एक्चुअल में, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव चीज़ है। ऑटो ट्यून लोग ऐसा बोल देते हैं, अरे इसके गले में ऑटो ट्यून आ रहा है, भाई कम तो कर ले, ये कर ले, वो कर ले। दोस्त तुम आओ,
तुम अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, वो भी एक नोट्स में चल रहा है। हाँ बिल्कुल, एक स्केल में चल रहा है। जब इसको हम डिवाइड करके एक उस पे देखेंगे, जब एडिटिंग पे, तो एक स्केल पे आप हमारी वॉइस वो पूरा दिखता है, एक पैरामीटर दिखेगा आपको, सब कुछ। लेकिन अगर गाना गा रहे हो तो आपको एक प्रॉपर स्केल पे रहना है, एक कॉर्ड पे रहना है। अगर आप वहाँ से ज़रा सा भी हटे तो आपका ऑटो ट्यून आपके पूरे गाने को यूं बिगाड़ देगा। मतलब ये भी एक आर्ट का ही पार्ट है। हाँ। बस लोग इसका मजाक उड़ा देते हैं। हाँ, क्योंकि पता नहीं है, जानकारी नहीं है। प्लीज़ जानकारी थोड़ा सा बढ़ाओ यार, ऐसा मत बोला करो। भाई आपने कुछ अलग ही अलग चीज़ें बता दे रहे हो। एक गाना जो आप हर परफॉर्मेंस में ज़रूर गाते हो, ये रैप को छोड़ के। हाँ, क्योंकि ये रैप तो दिल के करीब है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसके अलावा बोलना प्लीज़। एक सॉन्ग है, एक्चुअली 2 सॉन्ग है वो, ठीक है। उसको मैं मर्ज करके गाता हूँ। अच्छा, दोनों लाइव एक में साथ? ओके। हाँ, वो छत्तीसगढ़ी सॉन्ग ही है। हाँ, कोई एक भाई हमारा जो छत्तीसगढ़ महतारी है, इनके ऊपर तो जितने गाने आप गाओ, बस बताओ। मतलब बहुत वेल नोन सॉन्ग है वो, चुनुर चुनुर पैरी बाजे। हाँ, मैं सुना और हूँ। उस पर हम लोग उसी कॉर्ड के साथ में ऐड कर देते हैं रोंगोबती, जो संबलपुरी ओडिया गाना है वो। रंगोबती पे मैंने सुना है। हाँ, जब आप कभी उड़ीसा सफ़र कर रहे हो ना, और आप वहाँ के गाड़ी पे सफ़र कर रहे हो जो कोई उड़िया भाई चला रहा हो, तो रंगोबती सॉन्ग बहुत चलता है। मैं गा नहीं पाऊंगा कि मुझे आता नहीं है, बट ये सॉन्ग मैंने सुना है। खासकर राउल किला में मेरा एक और भी बिजनेस है ना, कन्वेयर बेल्ट का सप्लायर हूँ मैं ऑल ओवर इंडिया में। तो आई विजिट संबलपुर, राउल किला, उड़ीसा सब। तो ओमकार, जब भी कोई नया गाना बनाते हो तो उस वक्त आपका इंस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ से आता है? इंसिडेंट्स, कैसी चीज़ें चल रही हैं, कैसा सिनेरियो है, उसके हिसाब से। तो आप सारे गाने ही ऐसे बनाते हो या कुछ मन में चीज़ें चल रही होती है और उसके हिसाब से आप बना के रख लेते हो? नहीं, जैसे मेरा मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ या फिर स्टूडियो में कुछ सुन भी रहा होता हूँ तो कुछ वर्ड्स अच्छे लगते हैं। ओके। या गाड़ी ड्राइव करते टाइम कुछ चीज़ें दिखती है। हाँ। कई बार तो ऐसा होता है किसी का नाम मोहन है, ओके, पढ़ा कहीं पे मोहन। यार आर्टिस्ट लोग के साथ ये बड़ा सीन रहता है ना, बताओ। कुछ देखा मोहन लिखा हुआ है तो उससे मनमोहना वर्ड आ गया, जो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ। मनमोहन, तो लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से तुरंत एक बन जाता है गाना। और उसको फिर तुरंत इंस्टेंट सेव करते हो या कैसा रहता है? उसको तुरंत टेक्स्ट पे लिख के रख लेता हूँ, ताकि फ्यूचर में अपन उसके बारे में और ज़्यादा सोच पाए। और उसी दिन मतलब जब कुछ एक वर्ड भी लिखा होता है ना, तो रात में एटलीस्ट उसके पीछे 1 घंटा देता ही हूँ। और ये रोज़ का काम, डेली। इससे एक चीज़ मुझे और रिलेट हो रहा है, कभी क्रिएटिव ब्लॉक आता है तो उसे कैसे हैंडल करते हो आप? देखो ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ पे हम, है ना, दिल फेंक आशिकों की तरह एकदम गुनगुना दी है ना। क्रिएटिव ब्लॉक्स भी तो आते ही है ना, बहुत ज़्यादा। कि भाई तो उस वक्त में कैसे हैंडल करते हो? मैं सच बताऊं? हाँ, सच ही बोलना है भाई। मैं कुछ नहीं करता। फिर उस टाइम उसको ड्रॉप कर देते हो? उस चीज़ को ड्रॉप नहीं करता, जितना लिखा हुआ है। मतलब रिसेंट की अभी चीज़ ऐसी हो रही है कि मैं अभी इंस्टा रील्स पे काम कर रहा हूँ कंटिन्यू पे। मतलब हर 3 दिन 4 दिन के बीच में एक सॉन्ग डालता हूँ प्रियांशी तिवारी के साथ में, जो मेरी पड़ोसन है। मेरी इस कॉलेज में सीनियर है वो, और हम दोनों साथ में कंटिन्यू अभी काम कर रहे हैं रील्स पे और शॉर्ट्स पे। तो नए शॉर्ट्स और नए रील्स पे जिसमें आप खुद अपने गाने डाल रहे हो। हाँ, अपने सॉन्ग्स होते हैं। और हम लोग ऐसा करते हैं कि छत्तीसगढ़ी सॉन्ग्स को हम लोग मैशअप करते हैं संबलपुरी सॉन्ग्स पे या हिंदी सॉन्ग्स पे। और ये रोज का काम है? हाँ, डेली हम लोग इसके पीछे काम करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग वोकल्स रिकॉर्ड कर लिए, कॉर्ड्स भी जमा लिए, फिर पॉइंट आता है कि बीट कैसे करें। तो हर चीज़ तो बजा नहीं सकते ना, क्योंकि हर चीज़ के पीछे पैसा लगता है। हाँ, पैसा तो लगता है। तो हम लोग प्रोग्रामिंग वाला सीन चलता है आज के टाइम पे। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग से ही चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं अगर मेरे को करने के लिए बैठा नहीं बन रहा, तो मैं उस दिन नहीं करूँगा काम, मूवी देख लूँगा। उसकी तो क्रिएटिव ब्लॉक्स में बात कर रहा था कि जिस दिन आपका कुछ नहीं मन करता तो आप उसको ऐसे हैंडल करते हो कि यार ठीक है आज नहीं हो रहा। और ये एकदम डेफिनेट है कि मैं अगले दिन बैठा और बैठूंगा ना तो उस दिन कंप्लीट हो ही जाता है। कुछ नया सोच के, नई पॉजिटिविटी के साथ। मतलब पॉजिटिविटी बहुत मेन फैक्टर लगता है मेरे को ऐसा लाइफ में किसी भी काम को लेकर, किसी भी काम के लिए। और हमारे फील्ड में आर्टिस्ट लोग के भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो आपका पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव बातें करना और पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलना।
अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव हुए तो जो ब्लॉक है ना वो ब्लॉक केस बन जाता है धीरे से, फिर उसके हमेशा बाद के तो फिर पूछो मत। क्या आप किसी स्पेशल मूड या टाइम में ही लिखते हो या रिकॉर्ड करते हो, या फिर जैसे अभी आपने बताया कि गाड़ी चलाते चलाते, तो आप लिख तो लिए हाँ। पर उसको बनाने के लिए कोई मूड का माइंडसेट होता है या कैसा चलता है? नहीं, जैसे रात में हम लोग मैक्सिमम टाइम होता है 9 से 11 के बीच का, कि हम लोग खाना वाना खा के, मतलब सब 4 लोग रहते हैं हम लोग हाँ आसपास में। मतलब आपकी वो सीनियर मैम प्रियांशी, 2 लोग को तो मैं जान गया। 2 और कौन है भाई? 4 लोग में प्रियांशी के साथ में दी रहती है जो हमारी सुपर सीनियर है। ओके सीनियर से ऊपर सीनियर। भाई 4 लोग का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन करना है। भाई तो प्लीज़ मैम का नाम ले दो। दीदी का नाम सृष्टि है, ओके। सृष्टि शर्मा। ओके। और मेरा रूममेट है वैभव साहू, वो बहुत अच्छा सिंगर है। वैभव साहू, सृष्टि शर्मा, प्रियांशी मैम और साथ में ओमकार जी। 4 लोग। अच्छा आपको क्या शॉर्ट आउट देना, आप तो वही, तो तीनों जन को बहुत बड़ा थैंक यू है। और इस वीडियो में हमने नाम लिया तो प्लीज़ इसको खूब सारा शेयर करना दबा के। तो जरूरी है ना। तो हम लोग 9 से 11 के बीच में ओके हम लोग खाना वाना खा के सब, मतलब प्रियांशी और मैं ओके दोनों हम लोग स्टूडियो वाले रूम पे बैठते हैं, और मैं क्या सोचा हूँ दिन भर मैं शेयर करता हूँ, दिन भर वो क्या काम किया, वो क्या सोचे वो शेयर करती है। उसके बाद अभी रिसेंटली 1 हफ्ते में ऐसा हुआ कि हम लोगों ने 2 गाने 2 दिन में कंप्लीट किए, लिरिक्स और उसका कंपोजिशन ओके और उसका बीट कैसा होगा, बनाना, सब कुछ करना, इतना काम हो गया। 1 हफ्ते में 2 गाने रेडी हमारे, और ये बहुत जल्दी सुनने को भी मिलेगा। मैं वही बोलने वाला था कि कब सुनने को मिलेगा, तो भाई ने बोला कि यार अभी टोकता नहीं हूँ, थोड़ा पूछ लेता हूँ। नहीं, बट सीरियसली एक चीज़ बताओ, मुझे ऐसा लगता है ओमकार जी कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। जो कि भगवान के दया दुआ और मम्मी के आशीर्वाद से वो आपके पास है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसे कोई एक लिसनर होना चाहिए जो सुन के बताए कैसा बना है, कोई क्रिएटिव बंदा होना चाहिए जो बना रहा हो, और कोई साथ में चीज़ों को संभाल के बताए यार ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। तो वो तो आपके पास है। अब मुझे समझ में आया कि ओमकार इतना स्पीड से कैसे आगे बढ़ता है। भाई एक अच्छी टीम का होना तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पॉडकास्ट भी जो मैं कर रहा हूँ ना, मेरे पीछे एक टीम है। जस्ट लाइक विशाल सारे कैमरे से चीज़ें हैंडल करना, वरुण करके हमारा भाई है, वो सारी एडिटिंग वही संभालता है। मैं आपको बता रहा था ना अभी कि हमारा एडिटिंग का टीम वो दिल्ली में बैठा है, वो यहाँ नहीं है। फिर डेजी जो सारे क्वेश्चंस है ना, वैभव एंड डेजी बोथ आर डूइंग, ठीक है। मैनेज भी चीज़ों को डेजी करती है 90% चीज़ें। वो बिलासपुर में बैठी रहेगी तो भी चीज़ें चल रहा है। वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 10 बार विशाल को मैसेज और कॉल आ चुका होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। तो या वी ऑल नीड अ ग्रुप गुड पीपल। चलो अब थोड़ा फन सेगमेंट आपके साथ थोड़ा सा लाते हैं, छोटा वाला रैपिड फायर टाइप का। ओके। मेरे चीज़ों में बहुत कम रहता है, बट आपके लिए कुछ चीज़ें निकली हुई हैं तो सोचा मैं पूछ लूँ। एक गाना जो आपके दिल के बहुत करीब है, थोड़ा सुन मोर माया। कौन? सुन मोर माया। थोड़ा गा ही दो यार, जब इतना दिल के करीब है और सिंगर ही हो तो बनता है। ये सॉन्ग एक्चुअल में 70s का गाना है, छत्तीसगढ़ी, जिसको मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था। 1970 की बात कर रहे हो आप? हाँ। और मोहम्मद रफ़ी सर ने छत्तीसगढ़िया गीत गाया था। हाँ, और इस गाने के लिए उन्होंने सिर्फ ₹1 चार्ज किया था। इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, मैं नहीं जानता था। प्लीज़ अगर आप गाते हो तो प्लीज़ गा के बताओ। वो गाना एक्चुअल में उसका जो टेम्पो है बहुत स्पीड है, और उसको मैंने 2022 में कवर किया, तो स्लो बनाया, और वो गाना मेरा वर्जन ऐसा साउंड करता है। हाँ, मैं आप अपना वर्जन ही गाओ भाई, वो तो लेजेंड है। मैना तही मोरे मैना, मैना तही मोरे मैना, के तोर बिना खाली जिंदगी के पिंजरा, के तोर बिना खाली जिंदगी के पिंजरा, तै मोर दिया मैं तोर बाती रे संगवारी रे, आजा नैना तीर आजा रे, सुन सुन मोर माया पीरा के संगवारी रे, आजा नैना तीर आजा रे।
वाह यार, मैंने आपको बस अभी रैप करते हुए सुना था, मैं बहाना ढूंढ रहा था कि आपसे कोई गाना गा के मतलब लाइव गवा के थोड़ा सा हम ये भी देखें। भाई आप बहुत प्यारा गाते हो यार। Thank किसी you. ने आपको पता नहीं कितने लोगों ने ये वर्ड बोला होगा, पर मैं भी वो उसमें शामिल होना चाहता हूँ कि भाई आप बहुत प्यारा वॉइस है आपका। अगर सिंगर नहीं होते ओमकार जी तो क्या करते? खेती किसानी करता। सिंपल सा काम भाई, क्योंकि नौकरी करो सरकारी, नहीं तो खेती करो तरकारी वाला कहानी है। फैमिली बैकग्राउंड मेरा वैसा है। अच्छा, परिवार पूरा फार्मर का है? हाँ, मतलब फार्मर, मतलब पापा, हाँ, चाचा, हाँ। दादा सब आधा फार्मिंग है और आधा बिजनेस। वेयर जो फन मोमेंट कोई है आपका, या फैन मोमेंट? फन मोमेंट और फैन मोमेंट दोनों बताना। वो जो 2 मोमेंट्स हैं। हाँ, एक पहला वाला बहुत फन नहीं है, मतलब मेरे को उसके लिए रिस्पेक्ट है उस बंदे के लिए। हाँ, हाँ। हम लोग धमतरी के पास एक रुद्री डैम है, तो हम लोग, मेरा धमतरी में ग्रुप है 3 लोगों का। ओके। तो हम लोग रात में चिल करने के लिए सब लोग, एक अपन तीनों ही, बस वो दोनों मेरे से सीनियर है, दोनों स्कूल टीचर हैं। चिल मतलब? ना ऐसा नहीं, ना वो दोनों ना मैं। हम लोग मतलब एक्चुअल में मम्मी कसम, मतलब नहीं भाई मैं समझ गया। मैंने थोड़ा चाहा कि यार इस इमोशनल राउंड पे हो यहाँ पर बताओ। तो हम लोग तीनों वहाँ पे बैठे हुए थे और हम लोग कुछ डिसाइड कर रहे थे कि अगला शूट क्या करना है। अच्छा, अगला गाना क्या रिकॉर्ड किया, ओके बता। उसके बाद हम लोग सब डिस्कस किए, मंदिर में दर्शन किया, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। तो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर है अम्बेडकर चौक। तो रुद्री में एक कॉलोनी है, तो वहाँ से वो बंदा हम लोग का पीछा कर रहा था और वो साइकिल में था वो, और हम लोग गाड़ी धीरे धीरे चल रही हम लोग, क्योंकि नाइट का टाइम था, 9 साढ़े 9 बजा था। तो बंदा हम लोग के पीछे 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हुए आया। अब वो फॉलो किया, हम लोग अचानक से वो जोर से चिल्लाया, भैया भैया ऐसा करके। तो हम लोगों ने रोका, भाई क्या हो गया ऐसा करके। तो बंदा बोलता है, भैया वो आपका जो लास्ट वाला गाना था ना बहुत अच्छा था। वो वहाँ आपको सुना था? नहीं, वहाँ पे वो सुना नहीं था, तो वो हमारा लास्ट सॉन्ग सुना हुआ था, वो सुन सुन मोर में आई था वो। हाँ। और उस टाइम पे 1 लाख व्यू बस हुए थे। उसको रिलीज किए 3 महीना हुआ था। तो बंदा के हमको बोला कि भैया वो लास्ट सॉन्ग आपको बहुत अच्छा था, और ये बताने के लिए उसने आपके पीछे 5 किलोमीटर साइकिल चला दिया, हाथ मिलाया और चले गया। वो उसके मतलब 2 सेकंड उसके ऊपर नहीं रुका, आया वो वर्ड बोला, हाथ मिला, चले गया। मतलब लोग होते हैं यार जब हमसे वो प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। और एक बंदा और था, उसका नाम मेरे को अच्छे से याद, क्योंकि उसके साथ मैंने काम भी किया है, लेखर राज साहू करके। उसने मेरी फ़ोटो अपने वॉलपेपर पे रखी है और उस पर बाजू पे लिखा इंस्पिरेशन ऐसा करके। यार ये सबसे गूज़बम्प मोमेंट होता मेरे को अभी भी वो मोमेंट ऐसा याद करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है भाई कि लोग मेरे को क्या समझते हैं और मैं अपने आप को क्या समझता हूँ। मतलब कि मैं बहुत क्या समझने वाले में ही रहो और अच्छा काम बस करते रहो। यही सोचो क्या समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसे ही डाउन टू अर्थ बने रहो, अच्छा काम करते रहो। क्योंकि सम्मान उस चीज़ का नहीं है जिसके अंदर घमंड आ जाए या एटीट्यूड आ जाए। सम्मान उस व्यक्ति की ज़्यादा होती है जो डाउन टू अर्थ बना रहता है और अपना काम करता हुआ चला जाता है। तो प्लीज़ आप ऐसे ही बने रहना ओमकार जी। मैं चाहता हूँ आप जीवन में जितने बड़े भी और ऊँचे ओहदे पर बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। भगवान की मेहर और कृपा होती है हर किसी के ऊपर, पर ये मैं क्या समझता हूँ वाला प्लीज़ बने रहिएगा, ये रिक्वेस्ट है, ताकि आपसे लोग ऐसी साइकिल से आपके पीछे आके मिल सके और लोग आपके वॉलपेपर लगा सकें। ये एक मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है, ये सजेशन नहीं है, रिक्वेस्ट है आपसे मेरा। पक्का भी। कौन सा ऐसा गाना है जिसको ओमकार बार बार सुन सकता है बिना बोर हुए? मेरी माँ, कैलाश खेर जी का। किसी का फेवरेट है यार। मतलब वो सॉन्ग से इतना ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ कि हर 2-3 दिन में, क्योंकि घर से बाहर हूँ ना, तो बार बार कुछ खाने का है या फिर कुछ नहीं है, क्योंकि हम चलो चारों साथ में रह रहे हैं, बट वो हर 2-3 दिन में ऐसा मोमेंट्स आता है ना कि कोई फुल कर सकता है यार, वो कोई नहीं कर सकता, और राइट से नहीं मिला है, भगवान ने दिया ही नहीं। और मेरी माँ से साथ मतलब पापा हर चीज़ में आप सपोर्ट करते हैं, पापा के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि वो हर चीज़ कर रहे हैं, बट मम्मी का ऐसा है कि वो कभी अपने आप को डिस्क्राइब ही नहीं करती है किसी के सामने भी। हमारी माँ ऐसी होती है ना, इंडियन मॉम, बहुत ज़्यादा। तो हमेशा कभी घर जाऊँगा तो मम्मी अपनी सारी चीज़ें शेयर करेगी मेरे से, और बाकी टाइम ऐसा फ़ोन लगा के भी कभी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती। और वो मैं रात में सोने के लिए गया तो हमेशा मम्मी की याद आती डेली, और उस गाने को लगा के मैं बहुत रोता हूँ मैं।
इतना मतलब जिसको आप क्या समझते हो, बंदा अंदर से ऐसा है जो वो बता भी नहीं सकता यार। हम उस गाने में एक पोर्शन है, कौन सा? यूं तो मैं सबसे प्यारा हूँ, हाँ, माँ मैं तेरा दुलारा हूँ। दुलारा। बट वो कभी अब 2-3 महीने में मैं 1 दिन के लिए घर जाता हूँ। वो भी सिर्फ ऐसे फैमिली से मिलने, या फिर काम होता है तो यार बार बार जाया करो भाई। बार बार जा सकता हूँ, बट वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो 500 रुपये का जिस स्टूडियो पे आप बैठे हो, हाँ। अगर ये मेरी माँ से मुझे इतना प्यार है कि वो बोलती है कहीं मत जाओ, सिर्फ घर पे रहो, जो करना है यहाँ से करो। इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट जब शुरू कर रहा था तो मैं स्टूडियो लेने वाला था आगे, एक मेरे फ्रेंड का ही शॉप बना हुआ, जस्ट आप एंट्री पे आए होगे हाँ। तो वहाँ बहुत बड़ा सा जो मकान बना मेरे दोस्त का है, तो उसने बोला स्टूडियो बना। तो मम्मी ने बोला खुद का 500 स्क्वायर फीट का तुमने हॉल बना रखा है, 475 स्क्वायर फीट का, ये स्टूडियो नहीं बन सकता। तुम्हारे स्टूडियो में होता क्या है? मैंने बहुत कुछ होता है मम्मी, ऐसा होता है, ज्ञान दे रहा हूँ, वॉशरूम होता है, ये होता है, वो होता है, फलना ढिमका। बोलती है जो तुम वो वैनिटी कभी कभी एक्सप्रेस कर रहे होते हो यहाँ बता के कि ऐसा होता है, तो ये 2 कमरे, दोनों में बाथरूम है, वैनिटी में यही होता है ना, तुम्हारे बाथरूम होता है, तैयार होने के लिए मिरर चाहिए रहता है। भाई वो मिरर मेरे घर में जो 2 लगे हैं ना, आप देख रहे हो, ये स्टूडियो बनने के बाद लगे हैं। मैं एक दिन ऐसे ही बोला, मम्मी बहुत सारी गर्ल्स भी आती हैं, उनको प्राइवेसी चाहिए रहता है, तो तुम्हारे घर में दरवाज़ा नहीं लगा है? वो ऊपर बैठी हुई हैं अभी, सच बता रहा हूँ, वो ऊपर बैठी हुई हैं क्योंकि तुम नीचे काम करो पर घर पे काम करो। तो इसलिए रिक्वेस्ट करूँ बीच में जाया करो यार। माँ लोग हमारे को बताती नहीं है पर वो हमसे बहुत प्यार करती है। वो ऊपर में इतने कमरे में, जब मैं बोलता हूँ ना कि मम्मी ऊपर ही स्टूडियो बना रहता हूँ, क्यों, क्या ज़रूरत है? हम ऊपर है, हमारे पास एसी है, हम आराम से बैठे हुए, तुम नीचे अपना काम करो। लोग आएंगे वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि ऊपर वॉशरूम इंडियन है सारे, हमारे घर में 8 बाथरूम है भाई तो ऊपर सारे इंडियन, नीचे वेस्टर्न है। तो मम्मी बोलती कि आजकल के, जैसे देखो मेरी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है, बट समझदारी बचपन से हमारी माँओं को मिली हुई है, तो उनका सिंपल सा थॉट रहता है यार आजकल के बच्चे दे लाइक, वो हमारे यहाँ नीचे अवेलेबल है, तुम इसको यूज़ करो। मेरे ये सारे दोस्त जानते हैं, जितने भी मेरे पास आते हैं उनको मेरी माँ का रहन सहन पता है। अगर आप मेरे घर आए हो, बिना खाना खाए या पानी पिए चले गए, तो आप तो चले जाओगे पर मेरी मौत होती है अभी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, कल मुझे स्पेशली भेजा गया, जाओ डीमार्ट, कल बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो पहले तो तुम फ्रीज़ भरो जो जो उनके, क्योंकि हर किसी की स्वाद पसंद अलग होता है, बट जो करना है यहीं करो यहीं करो, घर पे करो। तो यार प्लीज़ घर जाया करो। आपके प्लेलिस्ट में टॉप 3 सॉन्ग्स कौन कौन से हैं? एक छत्तीसगढ़ी है, एक संबलपुरी है और एक हिंदी है। तीनों के नाम बताना पसंद करोगे? छत्तीसगढ़ी मोर नैना रे, ओके, जिसको शुभम साहू जी ने गाया है। बिल्कुल। और दूसरा है परफुलो, एक मूवी है वो उड़िया, आदिम विचार, ओके, बहुत प्यारी मूवी है वो, तो वो उसमें का सॉन्ग है परफुलो। पूरा देसी बंदे हो यार आप, पूरा देसी बंदे हो। मतलब जो हमारी छत्तीसगढ़ माता ने जिसको जन्म दिया, बहुत प्यारा बंदा यार। और एक जो हिंदी है वो है मेरी लैला। कौन सा वाला भाई? बहुत सारी, मेरी लैला के नाम से 1-2 सॉन्ग और है। मेरी लैला, हाँ मैं समझ गया। सुपर। सेलिब्रिटी क्रश कौन सी है, कौन है आपकी? थी, अब नहीं है। कौन थी भाई जो अब नहीं है? गर्लफ्रेंड बनने के बाद बोल रहे हो क्या ऐसा? नहीं। कौन थी भाई, कौन थी? राशि खन्ना। तो अब क्यों नहीं है? पता नहीं, वक्त के साथ तुमने जज्बात बदल दिए? नहीं, मेरे को उन पे क्रश आया था फर्जी में, मूवी वेब सीरीज। ओके, उनको देखा था तो मेरे को लगा, मतलब प्यारी लगी थी बस। प्यारी मतलब कैसा लगा था वो? बॉयज वाले एक्सप्रेशंस दे सकते हो, डोंट वरी। नहीं मतलब कि क्या है यार, मतलब क्यूट लगी थी बस। क्यूट लगी थी। और अब क्रश नहीं है? क्यूट अब क्यूट नहीं है क्या? नहीं, अभी क्यूट है बट मैं नहीं देख रहा हूँ ना। अच्छा, अब गर्लफ्रेंड बन जाने के बाद देखना बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ सीन है? गर्लफ्रेंड है ही नहीं। अच्छा, देखियो जॉनी, 1 मिनट ना, क्या हो गया? ऊपर बैठे हैं, आई राकेश। जॉन शांत हो जाओ। मेरे को दीपक की हंसने की आवाज आई तो सीधे अंदर आ जाना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, बैठो।
सबसे मिल लो, राखी खुद से ही मिल लोगे मुझे पता है, तब तक मैं आवाज़ नहीं करना है, साइलेंट मिलो, साइलेंट गुपचुप ऐसे करके। आयशा को राखी बहुत अच्छे से जानती है। ठीक है, स्टार्ट करें। बस 5 मिनट मिलते हैं। किस फीमेल सिंगर के साथ आपकी ड्रीम है कोलैबोरेशन का? फीमेल ना, मेल हो, आप खुद मेल बताना मत, मैं सुनना भी नहीं चाहता आज। मूड नहीं है। मेरे को मैं कभी फीमेल के साथ कभी गाना नहीं गाया था। हाँ। एक बार मेरी बहन के साथ गाया था, वो ट्रैक रिलीज़ हो चुका है, अच्छा चला वो। उसके बाद मेरी जो सीनियर है प्रियांशी। हाँ तो नहीं, अब फिर से मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ भाई। किस फीमेल सिंगर, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपकी प्रियांशी फ्रेंड है उसके लिए मैंने बहुत सुना। हाँ। और आप वहाँ से हट नहीं रहे हो, तो कृपया करके थोड़ा हट के बताना जरा। ओके। तो मेरा कंचन जोशी के साथ। कंचन जोशी जी के साथ आप ड्रीम है कोलैबोरेशन का। हाँ। प्रियांशी अब लड़ाई कर सकती हो, तो मैं ही बनूँ इसके अंदर ना है ही नहीं वो चीज़। ये लड़ाई लगाने का, आग लगाने की जरूरत होता है भाई। मैं हर पॉडकास्ट में एक आग लगाता हूँ, जीवन भर लड़ाई करना। ओके, बट हाँ, प्रियांशी के साथ आपका ड्रीम कोलैबोरेशन है जो चल रहा है। उनके साथ कर चुका हूँ। Okay. वो था मेरा, उनकी वॉइस सुनने के बाद। ओके, तो भाई 1-2 सॉन्ग्स मुझे प्रियांशी के जो पक्का हम सुनेंगे इसके बाद, है ना। और कभी अगर मौका मिले तो प्लीज़ उन्हें भी बोलना कि मैं उनके साथ पॉडकास्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या कोलैबोरेशन जो फैंस देखना चाहते हो और आपको पता हो कि यार ये मुझे जल्दी से लाना है? 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी कंटिन्यू आने वाले हैं, बैक टू बैक। बताओ कौन कौन से, क्या 1.5-2 महीने के गैप में आएंगे। सारे सॉन्ग्स हैं? एक रैप सॉन्ग है और 3 सॉन्ग है। बेस्ट विशेस है भाई मेरी तरफ से आपको। प्लीज़ मुझे भेजना, मैं अपनी स्टोरी लगाऊंगा। इंडिपेंडेंट म्यूजिक वर्सेस फिल्म इंडस्ट्री म्यूजिक, क्या फ़र्क लगता है आपको, आपके अपने हिसाब से? इंडिपेंडेंट में मतलब आजकल बहुत ज़्यादा चला है ना इंडिपेंडेंट म्यूजिक। मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, तो फिल्म इंडस्ट्री वाला अलग ही कहानी कह रहे हैं। तो आपके हिसाब से फ़र्क बस बताना है भाई, ये इस पे बचना मत प्लीज़। नहीं, उस पर मैं मतलब क्लियर पॉइंट्स है मेरा कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं तो हमने खुद लिखे चीज़ों को, हम अपने हिसाब से चीज़ें कंपोज कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को गा रहे हैं और सेल आउट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी खुद कर सकते हैं। उसका जो अर्निंग आएगा वो भी हमारे पास रहेगा, अपना सेल्फ रहेगा, राइट। बट जो फिल्म इंडस्ट्री का जो सीन है वो थोड़ा सा ऐसा है कि हमको सिचुएशन मिला लिखने के लिए। ओके, हाँ, तो हम एक सिचुएशन पे गाना बनाना होता है, जिस सिचुएशन पे आप जो सीन है चल मूवी पे, राइट, तो उसी पे अपन सॉन्ग लिखेंगे। और उसके अकॉर्डिंग जो अगर मूवी छत्तीसगढ़ी है तो उस पर छत्तीसगढ़ी रिदम ही बचेगा 100%। और उस पर जो एक्टर्स हैं वो भी, उस पर जो चीज़ें फिल्माई जाएंगी वो भी नॉर्मल सी बात है। वो तो उसमें बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा है, मेरे को ऐसा लगता है। ओके, आज के यंग एस्पायरिंग जो सिंगर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? कंटिन्यूटी, सिर्फ कंटिन्यू रहो, कंटिन्यू रियाज के लिए, कंटिन्यू मतलब एक चीज़ पे मतलब रियाज से फोकस करो, बहुत ज़रूरी है। मैं कभी ऐसा पहले आदत नहीं रहती कभी करने की, अभी कंटिन्यू मैं खुद कर रहा हूँ और चेंजेस धीरे धीरे खुद को नज़र आते हैं। और अगर साथ में ये सब चीज़ें भी समझो, टेक्निकल चीज़ें क्या होती है, लाइव परफॉर्मेंस का क्या बेनिफिट है, टेक्निकल चीज़ें समझ मतलब डॉ समझना, FL स्टूडियो, न्यूरेंडो समझना, इन सब का क्या बेनिफिट है। क्योंकि अगर आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, मेरे पास एक लैपटॉप है, अब मैं किसी के पास जाता हूँ कि मेरा भैया गाना रिकॉर्ड कर दो, तो वो मुंह खोल के बोलेगा 15,000-20,000 रुपये चाहिए, एक नॉर्मल से अमाउंट। हाँ, वो तो नॉर्मल है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर मैं उस चीज़ को समझ जाऊँ, उसके पीछे अब मैं काम कर रहा हूँ डॉ के ऊपर लगभग साल भर से, तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, बट उतना आता है कि मैं अपने गाने कंपोज कर लूँ, अपने गाने उस पर डिज़ाइन कर लूँ। पैसे भी बच जाते हैं, पैसे बच जाते हैं सीखने की वजह से। बस अगर आप सीखोगे नहीं तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे और आप जीवन भर पैसा ही देते रहोगे। आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पैसा लेने के लिए कोई मना नहीं करता। क्यों मना करेगा भाई? कोई आगे इस पॉडकास्ट में अपना एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हो, प्लीज पैसा दो। जो कि मेरे को मिल रहा है मैं बताऊंगा नहीं। कोई पैसे की बात हो तो सबसे पहले आगे मैं खड़ा हुआ मिलता हूँ, आपको पता है। हर कोई मिलता है, हर कोई मिलता है।
सोशल मीडिया का ज़माना है, नो डाउट, ठीक है। सारी चीज़ें, अभी जैसे आपसे मेरी बात हुई तो स्टार्टिंग में ही बात हुई कि यार व्यू के ऊपर काफ़ी खेल है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इस एरा में म्यूजिशियन बनना टफ है या इजी है? इजी तब है जब वही मेन फिर कंटिन्यूटी वाली बात है। अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर तो भी कंटिन्यूटी चाहिए, अगर अच्छा काम कर रहे हो तो। अगर आप बुरा काम करो तो भी आपको कोई ध्यान नहीं देगा। वायरल तो हो जाओगे लेकिन वो रिस्पेक्ट वाली जो फीलिंग होती है ना, वो नहीं मिलेगी आपको। मतलब कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो लोग कुछ भी बनाते हैं, बहुत वायरल हैं, बहुत वायरल हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे कंटेंट एकदम मतलब बेकार वाला बना रहे हैं और सिंगर भी बन चुके हैं भाई, हाँ, है ना। तो वो हमें बेकार लगता है पर कई लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बट फिर बात फिर हमको ऐसा लगता है कि यार मैं उससे ज़्यादा डिजर्विंग हूँ, बट आप बोल नहीं सकते ना, बोल नहीं सकता क्योंकि वो बंदा बन चुका है, तो कई बार आपको चुप होना पड़ता है। कोई बात नहीं, चूँकि बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम फिर से मिलने वाले हैं, फिर से बहुत सारी बातें करने वाले हैं जो कि हम करेंगे भी। पॉडकास्ट के माध्यम से फैमिली को कोई मैसेज देना चाहोगे या मम्मी के लिए कुछ कहना चाहते हो? बहुत कुछ है जो आपको दिल पे आप बोल सकते हो भाई, ये आप ही का पॉडकास्ट है और आप ही की चीज़ें, मतलब नॉर्मल छोटी सी चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो बस। आपको ठीक लगे ब्रो। हम लोग पहले धमतरी में जिस एरिया पे रह रहे थे, तो अभी उस जगह से बड़ी रेल लाइन जा रही है। तो उस जगह को सरकार ने खरीद लिया हमसे, बिल्कुल, उसका मुआवजा मिला, बट मेरे पापा ने उस पर अपना एक खून पसीने वाली बात जो बोलते हैं, समझ रहा हूँ आपकी बात। वो पापा ने उस जगह पे ऐसा किया था, अपने मेहनत से उस जगह को बनाया था। मम्मी ने साथ में उनका हेल्प किया, दोनों का वो मेहनत का चीज़ था। अब वो नहीं है हमारे पास, तो अब मेरा ये है कि मैं काम कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए। मैं समझ सकता हूँ ये बात। और कुछ मेरा एम नहीं है, मेरे को अब अच्छी लाइफ देनी मम्मी पापा को बस। कभी भी मुझे नहीं लगता कि मुआवजा किसी चीज़ को फुलफ़िल कर सकता है, और ख़ासकर हमारे इमोशंस को। बिल्कुल, आप शायद हर चीज़ खरीद सकते हो, बेच सकते हो, पर ना तो इमोशन खरीदे जाते हैं ना तो बिकते हैं। आई अंडरस्टैंड ब्रो कि फैमिली की चीज़ें, बचपन की यादें ना तो कोई खरीद सकता है ना तो बेच सकता है। इमोशंस प्राइजेस होते हैं, सरकार भले वो 5 गुना नहीं 50 गुना दे दे, बट जो आप फील कर रहे हो और जो इस पॉडकास्ट के थ्रू बोल रहे हो, शायद ये बहुत लोग के दिल तक ये बात पहुँचे और काश समझ पाए कि आप उसकी कोई प्राइस नहीं होती जिस चीज़ का आप टैग लगा रहे हो। बोलते हैं ना, आप सब खरीद सकते हो, शायद चांद पे भी जगह बिकती है ऑनलाइन, उस पर भी खरीदी जा सकती है, बट इमोशंस की कोई प्राइस नहीं होती। ये तो आप अपनी फैमिली और चीज़ों के लिए बोले। आपको सुनने वाले जो लिसनर हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? मैं अच्छी चीज़ें सुनाऊंगा आपसे। अभी तक भी अच्छी चीज़ें सुना रहा था यार, ये क्या बोल रहे हो? मतलब आपसे का मतलब है कि थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट पे मैं अब फोकस कर रहा हूँ। ओके, मतलब चीज़ें और सीख गए हो, हाँ, और ज़्यादा वाइड रेंज पे आप उसको बना रहे हो, और बहुत क्योंकि अब मेरी ऑडियंस भी थोड़ी वाइड हो गई है। ओके, कि पहले जो 1000, 2000, 3000 व्यूज़ आते थे, अब वो कन्वर्ट हो गए हैं 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, कोई पे 1 मिलियंस पे। हाँ। तो मेरे को अब है कि उनके लिए क्वालिटी वाली काम करनी, क्वांटिटी वाली बहुत हो गई। वाकई में क्वालिटी काम की वैल्यू ज़्यादा होती है बजाय क्वांटिटी काम के। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर ब्रो। एंड सच में दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप जब आ रहे थे खैरागढ़ से, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि जब कोई खैरागढ़ जैसे यूनिवर्सिटी से निकल के कोई पॉडकास्ट पे आता है तो मुझे पता होता है कि वो कुछ अलग ही बात करने वाला है, ठीक है। और आपसे मिलकर भी मुझे यही फील हुआ, और बल्कि और ज़्यादा अच्छा फील हुआ। बेस्ट विशेस हैं आपके फ्यूचर के लिए और आपके गाने के लिए। प्लीज़ हम लोग को भी देना शेयर करने का मौका, हम उसको सुने, शेयर करें, लोगों के साथ बताएं। थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। अच्छा लगा आपसे बहुत ज़्यादा मुझे मिलके। तो ये कहानी थी धमतरी के एक युवा नौजवान जो अब सिंगर बन चुके हैं, और एक स्टडी करने वाले सिंगर की जो स्टडी भी कर रहे हैं अपने आप को क्लासिकल में बहुत ज़्यादा ग्रो करने के लिए।
ये कहानी थी स्ट्रगल की, रियल स्ट्रगल की, इमोशन की। मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा कुछ नई स्टोरियों के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप हसलिंग, गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।